आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम किस विषय में चर्चा करेंगे? हिंदी साहित्य पर। जैसा कि आपको पता है क्लासेस हम चला रहे हैं। ये जो क्लासेस हैं किन स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होंगी? जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्ज़ाम की तैयारी जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उनके लिए क्लास यूज़फुल रहेगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है हिंदी साहित्य का एक तरह से सिलेबस कह लें तो आपकी जो 5 यूनिट है वो कहीं नहीं जाती। रही बात सिलेबस में चेंज आने की, तो वो सिर्फ आपकी कहानियाँ, नाटक या फिर कह लें कविता, है ना, उसमें चेंज देखने को मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादातर कहानियाँ, नाटक या कविताएँ एक जैसी होती हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। किसी एग्ज़ाम में कोई राइटर डाल दिए जाते हैं या किसी को हटा दिया जाता है, यही सारी चीज़ें। बाकी आपका जो सिलेबस है वही रहता है। ठीक है, हमारी एक और सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस सीरीज़। उसका नाम एचपीएससी है, लेकिन आप देखें उसमें जो क्वेश्चन है, जैसा मैंने बोला हिंदी साहित्य का सिलेबस एक जैसा ही रहता है। तो आप चाहे यूपी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूजीसी नेट की, टीजीटी की, पीजीटी की, अगर आपको प्रैक्टिस लगानी है तो उस सीरीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे? इससे पहले हमारी 2 क्लासेस बन चुकी हैं जिसमें हमने भाषा विज्ञान को उठाया है और भाषा विकास कैसे हुआ, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, आर्य भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में चर्चा करी। दूसरी जो हमारी क्लास थी उसमें हमारी मध्यकालीन आर्य भाषाएं जो हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम में लगी हुई हैं, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, यूजीसी नेट का हो, टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है, तो उनसे संबंधित हमने क्लास की। आज की क्लास में क्या है, हम अपनी आधुनिक आर्य भाषाएँ करेंगे। और आधुनिक आर्य भाषाओं में जैसा कि आप जानते होंगे, आपकी हिंदी आती है, बंगला आती है, उड़िया आती है, असमिया आती है। तो इन भाषाओं के संदर्भ में हमारी क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हम अगर चर्चा करें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तो देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जैसे मैंने आपको बताया, आपकी हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया ये सारी भाषाएं आती हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनते हैं, विद्वानों ने देखिए वर्गीकरण किया है कि कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण प्रश्न अगर हम देखें कि आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, तो आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, हार्नेले ने। ठीक है, कब किया है, सन 1880 में। ध्यान देंगे प्रश्न बनता है। अब देखिए इन्होंने 4 भाग बांटे। सबसे पहला है पूर्वी गौड़ियन, उसके बाद पश्चिमी, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी। ठीक, अब देखिए पूर्वी गौड़ियन में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसमें पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। ठीक है, अगर हम पश्चिमी गौड़ियन की बात करें तो इसमें देखिए पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी और दक्षिण में मराठी। ठीक है, आप ये मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर आप मैप से देखोगे तो आप पूर्व में देखोगे तो पूर्व में देखिए आपको असम देखने को मिलेगा, उड़ीसा देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से देखिए वहाँ उस क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जा रही हैं वो हमारी पूर्वी गौड़ियन में रहेंगी। अगर हम पश्चिमी भाग को देखें तो आपको राजस्थान, गुजरात, तो यहाँ पर जो बोलियाँ बोली जा रही हैं तो उन बोलियों को यहाँ पर इन्होंने लिखा है। ठीक उसी तरीके से उत्तरी गौड़ियन, तो इसमें आप देखिए गढ़वाली, है ना, उत्तराखंड साइड का जो एरिया है, गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी, है ना, पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे जो बोलियाँ बोली जा रही हैं तो उस बोलियों को इन्होंने हार्नेले ने इस क्षेत्र में रखा है। किस क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में। दक्षिणी की बात करें, आप नीचे की तरफ आएंगे तो दक्षिण में आप महाराष्ट्र को देखते हैं तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी। तो इस तरीके से इन्होंने जो विभाजन प्रस्तुत किया या फिर वर्गीकरण किया भाषाओं का, वो आपको याद रखना है। प्रश्न देखिए कैसे बनते हैं यहाँ पर। अगर पूछ लिया जाए कि पंजाबी किस क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, जब आपको पता ही नहीं होगा, सबसे चीज़ जैसे मैंने बोला मैप के माध्यम से याद करेंगे तो चीज़ें ही याद रहेंगी। ठीक है, तो किस में बोली जाती है, पंजाबी आपके पश्चिमी में चली जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उड़िया किधर बोली जाती है तो आप पूर्वी क्षेत्र देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा किधर पड़ता है, तो वहाँ पर जो बोली जाती है उसी की तो भाषा है उड़िया, तो वो क्या है आपके किस में आ जाएगा, पूर्वी गौड़ियन में। ठीक है,
तो इस ट्रिक से आपको चीज़ें याद करनी है। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि दक्षिणी कोरियन में कौन सी भाषा आती है, ऑप्शन में मराठी दे दिया जाएगा या बांग्ला दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर गढ़वाली दे दिया जाएगा या गुजराती। तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण में कौन सा क्षेत्र हमारा पड़ता है और उस क्षेत्र विशेष में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो हमारा वर्गीकरण है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, हार्नले के द्वारा। और हार्नले ने ही सबसे पहले देखिए भाषा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, सन 1880 में। ध्यान रखना है, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, ये टॉपिक आपके हर एग्जाम में है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, हिंदी साहित्य का सिलेबस वही रहता है। देखिए जो स्टूडेंट नए हैं उन्हें सिर्फ यही डाउट रहता है, अगर वो सीरीज़ का नाम देख लेते हैं कि अरे ये तो HPSC से चल रही है तो हमारी किसी काम की नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ोगे, चीज़ें तो सारी वही है ना, भाषा परिवार वही है आपका, हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है, आधुनिक काव्य, आधुनिक गद्य, चीज़ें सब वही हैं, सिलेबस वही रहता है। यूजीसी नेट का आप एग्जाम देते हो, ऑल इंडिया का एग्जाम होता है, तो सिलेबस तो आपका वही रहता है ना। तो इसलिए कंफ्यूज ना हुआ कर, अगर सीरीज किसी और नाम से चल रही है तो वो हमारे किसी काम की नहीं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए हिंदी से, तो वो आपके काम की रहेगी ही रहेगी सीरीज। बस मैंने जैसा बोला, कहानी जैसे कि आपके, हम जब आगे चलेंगे, एक तो होता है कहानी के विषय में पढ़ाएंगे, एक पर्टिकुलर जो कहानी आपकी लगी हुई होगी, है ना, तो जैसे राजस्थान में जो कहानी लगी होंगी तो उनकी क्लास हम अलग से करा देंगे, है ना। जैसे RPSC में जो कहानी लगी हैं तो उनकी क्लास अलग से करा देंगे, और MP में जो कहानियाँ लगी हैं उनकी क्लास अलग से होगी। लेकिन जो हमारा बेसिक जो यूनिटें हैं, जैसे भाषा विज्ञान हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, काव्यशास्त्र हो गया, काव्यशास्त्र में भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, तो ये सारी चीज़ें तो ये सब वही रहेंगी। बाकी जैसे जैसे RPSC, MP असिस्टेंट प्रोफेसर और UP असिस्टेंट प्रोफेसर में जो कहानियाँ नाटक हैं वो हम आगे देखेंगे। पहले जो हमारी स्टार्टिंग है उनको पूरा करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने अगली बिंदु पर। तो अगला वर्गीकरण अगर हम देखेंगे तो महत्वपूर्ण वर्गीकरण है जॉर्ज ग्रियर्सन के, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के इन्होंने देखिए वर्गीकरण को कितनी अवस्था में रखा, 3 अवस्थाएं रखी, जिसमें पहला है भारी उपशाखा, दूसरा है मध्य उपशाखा और तीसरा है भीतरी उपशाखा। अब देखिए भारी उपशाखा में इन्होंने 3 क्षेत्रों का विभाजन किया। इन्होंने इसमें लिखा उत्तरी पश्चिमी समुदाय। उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा सिंधी को रखा, दक्षिणी में मराठी को रखा, पूर्वी में उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। देखिए चीज़ वही है, बस आपको डिफरेंस याद रखना है मैप के माध्यम से कि दक्षिण क्षेत्र कौन सा पड़ रहा है, तो उसमें जो भाषा है कौन सी है, महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाएगी। पूर्वी क्षेत्र में कौन से हमारी क्षेत्र पड़ रहे हैं पूर्वी दिशा में, तो उसमें देखिए उड़ीसा हो गई, है ना, बंगला हो गई, असम हो गया, तो वहाँ की जो भाषा है तो जैसे उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखनी है। अब बात करें मध्य उपशाखा, तो इसमें देखिए मध्यवर्ती समुदाय, पूर्वी हिंदी जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए भीतरी उपशाखा, तो भीतरी में भी देखिए 2 भाग हैं, केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय। तो केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, भीरनी हो गई, राजस्थानी हो गई, खानदेशी, गुजराती, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पहाड़ में जो पहाड़ों में बोली जाती है, तो देखिए पहाड़ों में भी इन्होंने विभाजन किया है, आपका पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भीतरी उपशाखा में केंद्रीय समुदाय में कौन सी भाषा को रखा। अब आपको दे दिया जाएगा पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, है ना, और एक कोई इसमें से मध्य पहाड़ी उठा के रख दी जाए, तो आपको सीधी सीधी देखिए आपको याद होना चाहिए पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेशी, गुजराती, ये केंद्रीय समुदाय में आएंगी। अगर पूर्वी हिंदी दिया जा रहा है तो ये मध्य उपशाखा की है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो भारी उपशाखा में उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा सिंधी, दक्षिणी समुदाय में मराठी, पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया, और मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समुदाय, पूर्वी हिंदी। भीतरी उपशाखा में देखें तो केंद्रीय समुदाय, पहाड़ी समुदाय देखने को मिलता है। केंद्रीय समुदाय में आपका राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, भीरनी, पंजाबी, खानदेशी, गुजराती देखने को मिल रही है, और पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी है, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये किसका वर्गीकरण है, जॉर्ज ग्रियर्सन का, ठीक। तो इसमें हमने किसको पढ़ा है, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत किए गए भाषा वर्गीकरण को। अब चलते हैं अपने अगले विद्वान के वर्गीकरण पर। सुनीति कुमार चटर्जी का महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। यहाँ से देखिए यूजीसी नेट में भी प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था
तो उसमें भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिले थे। अब देखिए, समझेंगे पहले इन्होंने कैसे विभाजन किया है। उदीच्य, उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशी, प्राच्य और दक्षिणात्य। दक्षिणात्य यानी कि आपका दक्षिण और प्राच्य यानी पूर्वी हिस्सा। ठीक है, अब देखिए प्रतीच्य यानी पश्चिमी हिस्सा, उदीच्य यानी उत्तरी हिस्सा। अब इन्होंने कैसे प्रस्तुत की कि उदीच्य में इन्होंने लिखा है सिंधी, लहंदा, पंजाबी को, सिंधी, लहंदा, पंजाबी को। और प्रतीच्य, तो प्रतीच्य जैसे मैंने बोला पश्चिमी जो क्षेत्र है उसको रखा है, जैसे इन्होंने राजस्थानी, गुजराती को। और देखिए इन्होंने जो पश्चिमी हिंदी है उसे मध्य देश के अंतर्गत रखा है। ठीक है, और प्राच्य पूर्वी यानी कि पूर्वी हिंदी हो गई बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, और दक्षिणात्य में मराठी। ठीक है, तो याद रखेंगे उदीच्य में सिंधी, लहंदा, पंजाबी, प्रतीच्य में राजस्थानी, गुजराती, मध्य देश में पश्चिमी हिंदी, प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया और दक्षिणात्य में मराठी। प्रश्न बनता है, जैसे अगर पूछ लिया जाए प्रश्न, जैसे यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया था 2022 की समथिंग कि उदीच्य में कौन सी भाषा शामिल नहीं होती है। ठीक है, या कौन सी भाषा शामिल होती है, तो उसमें देखिए आपका सिंधी डाल दिया गया था। ठीक है, राजस्थानी था और बिहारी था और पश्चिमी हिंदी। तो आपको तभी पता होगा ना जब आपने चीज़ें याद की होंगी। तो उदीच्य में क्या आएगा, सिंधी आएगी। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने अगले विद्वान के भाषा वर्गीकरण पर। तो अगले विद्वान है हमारे धीरेन्द्र वर्मा। अब देखिए इनके में क्या डिफरेंस है। इन्होंने, सुनीति कुमार चटर्जी ने जो भाषा वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, इन्होंने थोड़ा हेरफेर किया है उसमें। आप उदीच्य को देखेंगे तो उदीच्य में देखिए सिंधी, लहंदा, पंजाबी इन्होंने वैसा ही रखा, लेकिन प्रतीच्य में यानी कि पश्चिमी में क्या है, सिर्फ इन्होंने गुजराती को रखा है। जहाँ सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थानी को भी रखा था, लेकिन इन्होंने सिर्फ गुजराती को रखा है। मध्य देशी में यहाँ पर आप चीज़ें देखेंगे कि मध्य देश में यहाँ पर इन्होंने, जहाँ सुनीति कुमार चटर्जी ने पश्चिमी हिंदी को रखा था, इन्होंने यहाँ पर देखिए राजस्थानी को भी रखा है, पश्चिमी हिंदी को भी रखा है, पूर्वी हिंदी को भी रखा है और बिहारी को भी रखा है। ठीक है, और प्राच्य यानी कि पूरब में सिर्फ इन्होंने असमिया, बांग्ला, उड़िया को रखा है और दक्षिणात्य में इन्होंने मराठी को रखा है। डिफरेंस कहाँ है, इन्होंने प्रतीच्य से उठा ली राजस्थानी, मध्य देशी में इन्होंने पूर्वी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी जोड़ दी। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगर जैसे पूछ लिया जाए कि धीरेन्द्र वर्मा का जो भाषा वर्गीकरण है उसमें प्रतीच्य में कौन सी भाषा आती है, तो अगर उसमें राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी दे दी, तो आप किसे करेंगे। तो प्रतीच्य में इन्होंने गुजराती को रखा है। ठीक है, राजस्थानी किसने रखा था, सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगर पूछ लिया जाए कि मध्य देशीय में कौन सी भाषा नहीं आती है, तो अगर ऑप्शन ऐसे हो गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी, तो कौन सी भाषा नहीं आएगी, गुजराती मध्य देशीय में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ें याद रखनी है। उदीच्य में सिंधी, लहंदा, पंजाबी, प्रतीच्य में गुजराती, मध्य देशी में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, प्राच्य में असमिया, बांग्ला, उड़िया और दक्षिणात्य में मराठी। तो ये किसके द्वारा वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, डॉक्टर धीरेन्द्र के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले विद्वान के वर्गीकरण पर। महत्वपूर्ण है भोलानाथ तिवारी का, महत्वपूर्ण क्यों है वर्गीकरण। देखिए इन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, इन्होंने किसके माध्यम से किया है, अपभ्रंश के माध्यम से। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो बोलियां हैं आधुनिक आर्य भाषा, उनकी उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, और अपभ्रंश में जो भाषाएं आई तो उनकी उत्पत्ति किससे हुई थी, प्राकृत से हुई थी। ठीक है, जैसे सौरसनी प्राकृत से सौरसनी अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। ठीक, और अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। पैसाची प्राकृत से पैसाची अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। अब अपभ्रंश से क्या है, जो आधुनिक आर्य भाषाएं जैसे आपकी पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, बिहारी हो गई, उड़िया हो गई, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पर कि ब्राचड़ और पैसाची अपभ्रंश से इन्होंने किस भाषा की उत्पत्ति मानी है, तो इन्होंने मानी है लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ये भोलानाथ तिवारी का एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सौरसैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आती है, लेकिन भोलानाथ तिवारी ने यहाँ पर ब्राचड़ पैसाची में किसे रखा है, पश्चिमी हिंदी को। ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश में इन्होंने किसे रखा है, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती को। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, जिसमें आपकी पूर्वी हिंदी में भी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो बोलियां आती हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमी, ठीक है, असमिया आएंगी।
समझ रहे हैं। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में कौन सी भाषा आएगी? मराठी। तो ब्राचड़ पैसाची अपभ्रंश में भोलानाथ तिवारी ने किसे रखा है? लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश में राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी और मागधी में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी। मैंने चीज़ आपको क्या याद रखने के लिए कही? अगर भोलानाथ तिवारी का नाम देकर पूछा जा रहा है कि भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी को किस अपभ्रंश में रखा, तो आप किसे बोलेंगे? ब्राचड़ और पैसाची में। लेकिन अगर पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी हमेशा सौरसेनी अपभ्रंश में आती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले बिंदु पर। अब देखिए, जैसा कि अब इन्होंने आधुनिक आर्य भाषाएं में जो हमारी बोलियां आ रही हैं, तो उस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। सबसे पहले लहंदा को समझते हैं। तो देखिए, लहंदा की जो उपबोलियां हैं, तो लहंदा को हिंद की, जट की, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी, ठीक है, तो इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग होता है? तो इसमें लंडा लिपि का प्रयोग होता है। और जो लंडा लिपि है वो शारदा लिपि की एक उपशाखा है। आप ध्यान रखेंगे, लंडा लिपि किसकी उपशाखा है? शारदा लिपि की एक उपशाखा है। ठीक है, प्रश्न बनते हैं यहाँ पर कि लहंदा में कौन सी लिपि का प्रयोग होता है। अगर हम बात करें पंजाबी की, तो देखिए पहले यहाँ पर पंजाबी में जो अगर हम प्राचीन इसका रूप देखते हैं तो पंजाबी में लंडा लिपि का प्रयोग होता था। लेकिन गुरु अंगद ने क्या है, किस लिपि को लाए? गुरुमुखी लिपि को इन्होंने प्रादुर्भाव किया, या फिर गुरुमुखी लिपि में इन्होंने पंजाबी लिखना स्टार्ट किया। इनके बोलियों की हम बात करें, पूछी जाती हैं माझी, डोगरी, दोआबी, राठी पंजाबी की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, सिंधी की बात करें तो देखिए, सिंधी जो थी पहले लंडा लिपि में लिखी जाती थी, बाद में से गुरुमुखी और फारसी लिपि में देखा जा सकता है। ठीक है, इनकी भी अगर बोली की बात करें, बिचोली, लासी, सिराइकी, थरेली, लाड़ी सिंधी की बोलियां हैं। ठीक, गुजराती, तो गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है? कैथी लिपि से ये मिलती जुलती है, और इसमें सिरो रेखा का प्रयोग नहीं होता। सिरो रेखा, जैसे यहाँ पर हमने ये रेखा लगाई है, ये बिना लेखा के लिखी जाती है। जैसे मैं कोई अभी नाम ही लिखूँ, जैसे गुजराती लिखूँ, गुजराती, तो इसमें सिरो रेखा नहीं लगेगी। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक, समझ रहे हैं? तो लहंदा की जो लिपि है वो सादा लिपि एक उपशाखा है। क्या नाम है? लंडा लिपि। पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। अगर प्राचीन लिपि पूछे तो लंडा लगाएंगे, वरना गुरुमुखी लिपि ही है। ठीक है, सिंधी में गुरुमुखी और फारसी लिपि का प्रयोग होता है। प्राचीन रूप में इसमें लंडा लिपि का प्रयोग होता था। इसकी जो बोलियाँ हैं, बिचोली, लासी, सराइकी, थरेली और लाड़ी, ये सिंधी की बोलियां हैं। पंजाबी की माझी, डोगरी, दोआबी, राठी पंजाबी की बोलियां हैं। गुजराती कैथी लिपि से मिलती जुलती है और इसमें सिरो रेखा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। अगला देखिए मराठी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मराठी है तो मराठी आपके देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है और मोडी लिपि से। आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें देवनागरी लिपि देखने को मिलती है, तो वो है मराठी। और बाद में जाके इसमें क्या मोडी लिपि का प्रयोग हो, यानी कि देवनागरी और मोडी लिपि दोनों इसमें देखने को मिलती है मराठी में। अगर हम इनकी बोलियों की बात करें तो कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, माहरी इनकी उपबोलियाँ हैं। असमी, तो इसकी लिपि देखिए बंगला है। असम की लिपि देखिए बंगला है, डाउट में नहीं रहेंगे, क्या है? बंगला है। और मुख्य बोली क्या है इसकी? विष्णुपुरिया। बांग्ला ये देवनागरी लिपि से विकसित है। ठीक है, और उड़िया ये ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित है। ध्यान देंगे, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से ये विकसित है। और इसकी जो बोलियां हैं गंजामी, संबलपुर और भत्री आदि इसकी बोलियां हैं। मराठी देवनागरी मोडी लिपि का प्रयोग होता है। कोंकणी नागरी, कोष्टी, माहरी इसकी बोलियां हैं। असमी में बांग्ला लिपि का प्रयोग होता है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। और बंगला देवनागरी लिपि से विकसित हुई थी। उड़िया ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से विकसित हुई है और इसकी प्रमुख बोलियां गंजामी और संबलपुरी भत्री है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको आधुनिक आर्य भाषाओं से संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो भाषा वर्गीकरण प्रस्तुत किए जाए, आपके भोलानाथ तिवारी हों, धीरेन्द्र वर्मा हों, सुनील कुमार चटर्जी हों, जॉर्ज ग्रियर्सन हों, ठीक है, या फिर हार्डले हों, सबका आपको वर्गीकरण कराया। यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो यदि आपको ये चीज़ समझ में इसमें कुछ भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा
हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट है, अगर वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पास इस सीरीज़ को भेजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम क्या है, जो बाकी की जो हमारी आधुनिक आर्य भाषाएँ बची हुई हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी के, इनका विभाजन किस प्रकार से किस क्षेत्र में हुआ, तो उस संबंध में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास के साथ, तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।